बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग जो है रिमाइंडर फाइंड करना सीख रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस रिमाइंडर्स के फाइंड किए थे, ठीक है ना। अब उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि भाई फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 32 टू द पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 7, यही था ना। 2 की पावर 32 टू द पावर 32, यही था ना। इज डिवाइडेड बाय 7, इज डिवाइडेड बाय 7। जब 2 की पावर 32 टू द पावर 32 को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ओके, चलो समझो। तो पहले मैंने बताया था कि भाई आप इसको लेके चलेंगे, इसको समझो कि इसमें जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो ये किस फॉर्म में रहता है और रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक, तो क्या क्या था हमने देखी इसमें। 32 की पावर 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 टू द पावर 32 है ये, इसको लेके चल रहे हैं। हाँ, इसको क्या लिखे, 28 प्लस 4 लिख लिया मान लो, और 35 माइनस 3, और कुछ कर सकते हैं। देखो उसमें क्या है ना कि अगर आप 2 या 3 ऐसे कुछ बनाओगे साथ में तो बाद में उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर n बनेगा। मान लो 3 केवल केवल 3 तो नहीं रहेगा ना, लास्ट में जाते हैं तो 3 की पावर 32 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब 3 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करना, तो पहले कोशिश करो कि कोई एक वैल्यू 1 बन जाए। अब देखो 32 की पावर स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 32 का स्क्वायर देखो कितना आता है। ओके, और हमें डिवाइड करना है 7 से, तो मैंने क्या किया, इसको 32 को पहले 2 की पावर 5 लिख लिया। देखो 2 की पावर 5 की पावर 32 बराबर, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द 10 और 160 आगे देखियो 160। अब 2 की पावर में हम क्या करें, जिससे जब 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कम से कम एक जगह 1 बन रहा हो या -1। देखो 2 की पावर 3, ये 3 का मल्टीपल होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता ना। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो कितना एक बचेगा, 159 तो होता है। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 159 लिखा मैंने, इसको लिख सकते हैं ऐसा। 2 की पावर 1 इंटू, इसे लिख लिया 2 की पावर 3। अब देखो कितना बच रहा है, 53। एग्री। तो 2 इंटू 8 टू द पावर 53 लिख सकते हैं इसको, 8 टू द पावर 53 आ रहा है समझ में। तो 2 इंटू जो 8 की पावर 53 है, ये एक्चुअली 1 प्लस 7 की पावर 53 हुआ। बात समझ में आ रही है। अब आपको ये बात इजीली समझ में आ गई होगी कि ये जो है जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 53 C1 इंटू 7 प्लस 53 C2 इंटू 7 स्क्वायर, और लास्ट में 53 C53 इंटू 7 की पावर 53, ऐसा बनाइए। इसमें यहां से लेके सेकंड टर्म से लेके और 54th टर्म तक सभी टर्म 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे 7 इंटू एम ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। 7 कॉमन लेके बाकी सब तो पॉजिटिव इंटीजर ही है ना, वेर एम इज सम पॉजिटिव इंटीजर, जो भी बना होगा ये। तो इट मीन्स कि ये जो है 2 प्लस 7 इंटू 2m ऐसा भी लिख सकते हैं हम, बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो 2m है इसका नाम आप k रख लो, तो 2 प्लस 7k। तो मतलब मैंने ये समझा यहां पर कि जब मैंने 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड किया तो k बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 2 बचा। बोलो यहां तक एग्री कि नहीं सब लोग, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। अब बात आती है कि 2 की पावर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 32 की पावर 32 है वो 2 प्लस 7k की फॉर्म का एक नंबर है, ऐसा भी कह सकते हैं इस बात को। तो 2 की पावर 32 टू द पावर 32, अब ये चाहिए, तो इसे हम 2 टू द पावर
2 प्लस 7k ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 2 प्लस 7k। अच्छा, इसे फिर से हमें 7 से डिवाइड करना है, तो अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 7k। 2 टू द पावर 2 तो 4 हो गया, 2 टू द पावर 7 कितना होगा, 128 हो गया। और 128 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है ना। ठीक है, देखो तो ये ऐसे इसको कर सकते हैं, ये हो गया 4 2 टू द पावर 7k, तो 128 ना बना के इसको ठीक है, चलो 128 की पावर k ऐसा लिखा मान लो, 128 की पावर k, और इसे हमने लिखा 4 इंटू 2 प्लस, मतलब ये 2 की पावर, ऐसा बनाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि फिर 2 की पावर k बन जाएगा, कुछ और सोचो 2 की पावर में, मतलब ये जो है ना, अगर हम इसको फिर से 2 की पावर 7 करके करेंगे तो पहली टर्म में 2 की पावर k आ जाएगा ना, रिमाइंडर के हिसाब से। तो थोड़ा कुछ और सोचो, जैसे पहले हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट किया, 1 बन जाना चाहिए एक बार, उससे क्या है ना, जिसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में सीधा सीधा रिमाइंडर दिख जाएगा। 2 की पावर 3 के और 2 की पावर 4 के लिखने में क्या फायदा होगा, 3 माइनस 1, मैं सवाल तो सही लिखा हूँ वैसे, रिमाइंडर जो है वो बाई 7 ही पता करना है। आ जाओ आ जाओ, 32 की पावर 32 जो है वो 3k प्लस 1 की फॉर्म में तो नहीं है, 3k प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, नहीं, ये तो 2 प्लस 7k ही है, 7 से डिवाइड करना है, बराबर है। ओके, ठीक है, चलो इसको ही जो ये लिखा था ना, ये 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3k, ठीक है, ऐसा अगर लिखा, और 2 की पावर 4k, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उससे, 2 की पावर 3k 2 की पावर 4k से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब देखो, अगर हम अभी यहाँ पर सपोज करो k की वैल्यू 1 ले ले, है ना, k की वैल्यू 1 ली, तो 2 की पावर 7 कितना हो गया, 128, 128 इंटू 4 कितना हो गया, 256, 512 हो गया, 512 हो गया ना। 512 को अगर हम 7 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर तो वही बचेगा, वो तो यहाँ से भी लगा सकते हैं हम पता, क्योंकि हर के लिए पता करना है, सेम ही आना है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इसको लिखे कैसे, आइए आइए, 4 इंटू 2 की पावर 7k, मतलब ठीक है, 2 की पावर 3k, चलो ठीक है, करते हैं फिर इसको 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 4k ही लिखा, चलो एक बार, तो 4 इंटू 2 की पावर 3k मतलब 8 की पावर k हो गया, और ये 16 की पावर k हुआ, 16 की पावर k, ठीक है, ध्यान दो, 2 4 4 इंटू, इसको 1 प्लस 7 की पावर k लिख सकते हैं, और इसे 16 है तो 2 प्लस 14 की पावर k लिख सकते हैं। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस 7n1 आएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल ही बनेगा हमेशा, आएगा ही नहीं आएगा, 1 प्लस 7n1, और ये जो आएगा ये 2 प्लस 14n2 आएगा, बराबर है। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया 8, 1 प्लस 7n1
और 1 प्लस 7n2, इस टाइप का नंबर बनेगा। ये सवाल बहुत बढ़िया है यार, तुम लोग इस पे ध्यान कम दे रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 7n1 प्लस n2 और प्लस 49n1n2, इस टाइप का कुछ भी नंबर बनने वाला है, ये तो कंफर्म है। अब आप क्लियर देख लो कि ये, इसे आप ऐसा लिख सकते हो ना, इसको अंदर लेके जाओ तो ये 8 है, 8 को 1 प्लस 7 लिखा, 1 प्लस 7, और इसके आगे सब में 7 है, तो सब कॉमन लेके यहाँ पर क्या बन गया, n बन गया। यानी कि ये जो भी नंबर बनेगा वो 7 1 प्लस 7n की फॉर्म का है। इट मीन्स दैट जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बनेगा। बात समझे नहीं समझे? मतलब ये बात तो आप यहाँ भी देख सकते थे, के तो कोई भी नेचुरल नंबर है ना, कोई भी इंटीजर है, तो आप के को 1 2 3 लेके देखो, सब में जो रिमाइंडर बचेगा वही लास्ट में बनना है। बस ये है कि इसको सेट करने में कितना टाइम लगता है। 8 क्या किया ना, 8 का मल्टीप्लाई 8 किया, पहले इसको 8 को लिखा 1 प्लस 7, और उसके आगे 3 टर्म 7 वाली ही है, तो उनमें 7 कॉमन लेके बाकी सब इंटीजर है, तो उनको 7n रख दिया नाम। तो रिमाइंडर तो भाई अगर आप यहाँ 8 भी लिखते थे तो बाकी टर्म तो 7 से डिवाइड होते हैं, तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना। तो मतलब आपको डिवाइड किसको करना है, केवल 8 को करना है 7 से, तो रिमाइंडर तब भी 1 है, ऐसा समझ लो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? एक सवाल और देखो ऐसे ही, वापस से देखो एक बार, देखो जब भी ऐसे 3 नंबर आए, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है, हालांकि 3 वाले भी अभी तक पेपर में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन टेस्ट में तो पूछा जा सकता है, 2 वाले ही पूछे गए। तो पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे, 32 की पावर 32, पहले इसको देखेंगे कि 7 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचता है, या ये 7 के मल्टीपल प्लस समथिंग रिमाइंडर के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, पहले हमारा टारगेट ये है। तो 72, ये सॉरी 32 की पावर 32, इसको लिखा 2 की पावर 5 की पावर 32, इनकी मल्टीप्लाई होगी 160 हो गया। 160 को मैंने देखा भाई 7 से डिवाइड नहीं होता, ये 160 7 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 159 होता है, होता है ही नहीं होता, देख लो, नहीं होता, वो भी नहीं होता, लेकिन वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि 8 अगर बन जाएगा तो 1 प्लस 7 लिखा जा सकता है, इसलिए इसमें से क्या किया, 2 को अलग कर लिया, 2 की पावर 159 अलग कर लिया, 2 सेम अलग रहा, 2 की पावर 3 की पावर 53 बन गई, 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, 8 की पावर 53, 8 को लिखा 1 प्लस 7 की पावर 53। जब आप 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंड करोगे, 2 तो बाहर ही है, ये 1 प्लस ये पूरा एक्सपेंशन लिखा मैंने, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, अभी आप लोग समझने लगे सब इसको, लेकिन तो भी पूरा लिखा। ये इन सब में 7 कॉमन भी आ रहा है, और बाकी जो बच रहा है वो सब पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये 7m के टाइप का है। तो मतलब मैंने ये देखा, जब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 2 प्लस 7 इंटू 2m लिखा, 2m का नाम के रख लिया, मतलब 32 की पावर 32 जो नंबर है वो 2 प्लस 7 के की फॉर्म का है। जो भी नंबर बनेगा जब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। अगर केवल सवाल ये होता कि 32 की पावर 32 को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, तब इसका आंसर आपका क्या हो जाता, 2। ये सवाल इतना भी पूछा जा सकता, लेकिन अब इसने बोला कि 2 की पावर 32 की पावर 32, तो 2 की पावर 32 की पावर 32 किया तो 2 की पावर, अब 32 की पावर 32 तो ये बन चुका है 2 प्लस 7 के, वही लिख दिया मैंने। अब अगर मान लो यहां से आगे जाने के बाद आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाओ, तो आप यहां पर के की वैल्यू 1 2 3 रख के भी अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे आपने के को 1 लिया तो 7 प्लस 2 9 हो गया, 2 की पावर 9 512 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? 512 को सीधा 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट में भी वही बचना है। आई बात समझ में? लेकिन ये बस लिखने का तरीका है। फिर इसको ऐसे सेट किया, 2 की पावर 2 को 4 लिखा, 7 के था इसको 3 के 4 के लिखा, फिर इसको 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 को 8 लिखा, और 2 की पावर 4 को 16 लिखा। जब 8 लिखा 8 की पावर के, तो उसको 1 प्लस 7 की पावर के लिखा, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है तो एक 7 बनाना जरूरी है। और जो 16 की पावर के है उसको क्या लिखा, 2 प्लस 14, और इनको एक्सपेंड किया। जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 प्लस 7 की पावर के 1 प्लस 7n की फॉर्म में रहने वाला है, 1 प्लस 7n1, और ये क्या रहने वाला है 2 प्लस 14, तो 2 प्लस, क्योंकि पहली टर्म में क्या आएगा 2 की पावर के ही आने वाला है, तो मतलब अल्टीमेटली 2 का मल्टीपल रहेगा ना वो, तो 2 प्लस 14n2 रहेगा ऐसा। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे
तो 8 अलग रह जाएगा, बाकी सब 7 के मल्टीपल बन जाते हैं। फिर 8 को भी अंदर ले लिया, समझे नहीं, और उसको 1 + 7 लिखा, बाकी 3 टर्म में सब में 7 कॉमन आएगा, तो 1 + 7n की फॉर्म में नंबर है, मतलब अगेन 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है गौरव, ओके भाई, ठीक है। एक और सवाल लिखो ऐसा ही। एक आप लोग इसमें ट्राई कर लेना, ये ले लेना क्वेश्चन, 32 की पावर 32 की पावर 32, इसको आपको डिवाइड करना है 7 से, और इसका जो रिमाइंडर है वो 2 आता है। ठीक है, ये आप लोग घर पे आराम से ट्राई कर सकते हो। हाँ कोई बात नहीं, अब ये समझ लो। ऊपर की 2 लाइन मिटा दूं? जगदीश, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 30 into 3 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 7। 2 की पावर 30 into 3 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक, देखो 2 की पावर 30 into 3 की पावर 20, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इनको क्लब कर सकते हैं, इसकी 20 पावर इसके साथ लेके। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 तो कितना हो जाएगा 1024, और इनटू बाकी 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20 मिलकर कितना हो गया 6 to the power 20। 6 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसको 7 - 1 लिख सकता हूं, समझे नहीं, क्योंकि मुझे डिवाइड 7 से करना है, मेरा टारगेट ही वही है, 7 के आसपास पहुंचना है, या तो 8 बने या तो 6 बने। ठीक है, अब देखो 1024 इनटू, इसे मैंने लिखा 7 - 1 की पावर 20। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब 7 - 1 की पावर 20, इसमें टोटल 21 टर्म्स होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब में 7 होगा, यानी कि पहली जो 20 टर्म है वो 7 का मल्टीपल बनेंगी। अब जो लास्ट टर्म है वो +1 आएगी कि -1, बस ये बता दो। +1 आएगी, पक्का लॉक कर दे जाए? ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1024 इंटू 7k + 1? बोलो समझे कि नहीं समझे? लिख सकते हैं ना भाई, 7 का मल्टीपल। अब इस 1024 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे, तो देखना 7 इंटू 1024k और प्लस 1024, समझे नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20 वो एक्चुअली इस फॉर्म में है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, ये टर्म तो पूरा 7 से डिवाइड ऑटोमेटिकली हो रही है, ये तो 7 का मल्टीपल ही है। मतलब आपको रिमाइंडर पता करने के लिए केवल 1024 को 7 से डिवाइड करना है, तो बताओ कितना आया रिमाइंडर? आगे नहीं आगे समझ में? और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये 1024k का नाम आप 7k1 रख सकते हो, प्लस इसको 7 से डिवाइड करो, 7 का कितना मल्टीपल है ये देखियो, 146 और प्लस 2 भी बच रहा होगा देखियो, तो इतने को एक साथ रख लो, फिर 7 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो 7 कॉमन ले लिया, k1 प्लस 146 प्लस 2, इसको नाम आप n रख सकते हो, 7n + 2। इसका मतलब जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया, n बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 2, यही तो चाहिए था कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये यार। देखो 4th लेक्चर है आज, फॉर्मूले 4 ही हैं, वही कौन से चारों, एक्सपेंशन और जनरल टर्म, नया तो कुछ हुआ नहीं। तो अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी और बाकी हैं इस चैप्टर में,
और बी सेक्शन कल आपका ए और बी कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस होगा क्लास में। एक्सरसाइज 1 का ए एंड बी सेक्शन कंप्लीट डिस्कस होगा बाइनोमियल का। याद से एक एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आज, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। ओके चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर, और नंबर है 3 to the power 100, 3 to the power 100। जब आप 3 की पावर 100 करोगे तो जो नंबर बनेगा, समझ रहे हो कितना छोटा सा नंबर बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई 100 बार करने के बाद आपस में ही। तो जो छोटा सा नंबर बनेगा उस छोटे से नंबर में यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस पे जो 3 नंबर आएंगे बस वो बताने हैं आपको, और ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो अगर केवल यूनिट प्लेस पे पूछा होता तो 3 की पावर का हमें रूल मालूम है ना। एक ये पीरियोडिक वे में चलता है, ये तो मिटा दू ना, पीरियोडिक वे में चलता है। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 यानी कि 7 आएगा यूनिट प्लेस पे, और फिर से 3 की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब हर एक इंटरवल 4 के बाद वापस से यही पोजीशन रिपीट होंगी, 3971 3971 3971 यही चलेंगे यूनिट प्लेस पे। तो अगर 4 तक यही है तो 25 चौकसो 4 का मल्टीपल ही है नहीं, तो सीधे सीधे बता सकते थे हम कि यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है। क्योंकि देखो 3 की पावर 4 जब आप करोगे तो 3 की पावर 4 में जो भी नंबर बनेगा उसका यूनिट प्लेस 1 है, और अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो उसकी कितनी पावर कर लो यूनिट प्लेस पे तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली 1 की तो मल्टीप्लाई 1 में ही होगी। नहीं समझेगा बात भाई, मैं ये बोल रहा हूं देखो अगर आपसे इस क्वेश्चन में केवल यूनिट प्लेस का नंबर पूछा होता तो 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 की पावर 2 जो है वो 9, 3 की पावर 3 इज 7। मैं यूनिट प्लेस लिख रखा लिया है ना, कभी ये सोचो कि 27 क्यों नहीं लिखा सर ने। और 3 की पावर 4 पे 81 यानी कि 1 बराबर। अब आप देखो 3 की पावर 5 करो वापस 3 आ गया, 3 की पावर 6 करो फिर 9 आ गया, 3 की पावर 7 8, समझे कि नहीं समझे। तो यही यूनिट प्लेस पर रहने वाले हैं। तो अगर मुझे ये कंफर्म है कि 3 की पावर 4 करने पे जो भी नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता कि 3 की पावर 100 को कि भाई 3 की पावर 4 की पावर 25, और ये तो 81 बन गया था, चलो 81 लिख लेते पूरा। अब 81 की पावर 25 करना है मुझे, तो मतलब ये हुआ कि 81 की मल्टीप्लाई 25 टाइम्स। लेकिन भाई 1 की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई तो यूनिट प्लेस में ही होती है ना, ये तो मल्टीप्लिकेशन का नियम है, तो मतलब 1 ही आने वाला आंसर यूनिट प्लेस पे तो। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि 10th प्लेस पे कौन सा आएगा, 100th प्लेस पे कौन सा आएगा और 1000th प्लेस पे कौन सा आएगा, उसमें आपको हेल्प करेगा बाइनोमियल थ्योरम। वो कैसे करेगा वो देखो, नहीं तो यूनिट प्लेस तो आप यहां से अंदाजा लगा के बता सकते थे। ठीक है, अब वो देखो जिसके लिए हम ये क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो यूनिट प्लेस तो खैर पक्का हो गया कि 1 आएगा, वो तो बाइनोमियल को भी 1 ही देना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऐसे भी 1 ही आता है ना। देखो 3 की पावर 100 लेके चलते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 50 बराबर। अच्छा जब हमें यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस बनाने हो ना, तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि कैसे भी करके उस नंबर को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक के जिसमें एक 10 हो एक 1 हो, या 100 हो 1 हो, मतलब ऐसे नंबर हो जिनमें कम से कम, अगर वैसा ना कर पाए तो 0 तो पक्का बन जाए एक। मतलब जैसे 10 नहीं बना तो 20 बने, 30 बने, 40 बने, 80 बने, 90 बने, लेकिन एक 0 वाला बने और एक 1 बने। हाँ वो तो बन रहा है अभी, मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ये करना है, जबकि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में जिससे डिवाइड करते हैं उसकी फॉर्म में कोशिश करते हैं बनाने की हमेशा। ठीक, तो इसे हमने 9 को 10 माइनस 1 लिखा, 10 माइनस 1 की पावर 50।
अब ये x-1 या समझ लो कि a माइनस एक्स की पावर 50 लिखा हुआ है। अब इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले आएगा 50c0 10 टू द पावर 50, सही है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा भाई, माइनस 50c1 10 टू द पावर 49, यही आएगा, प्लस 50c2 10 टू द पावर 48 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखना लास्ट के 3 टर्म या 4 टर्म और लिखेंगे हम। जब लोअर सफिक्स में इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ रहे, और जब लोअर सफिक्स में ओड नंबर है तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पर 50 C48 पे आया तो प्लस का ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो है वो कितना बनेगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बनेगा। और अगर मैं 47 वाले को लूं तो 10 की पावर 3 बनेगा, और वो माइनस का बनेगा, 10 की पावर 3 प्लस 50 C48 10 की पावर 2 माइनस 50 C49 इंटू 10 और प्लस 50 C50। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? ये केवल एक्सपेंशन किया। अब आंसर लिखेंगे, यहां से आगे बात जो है वो सुनने वाली है, समझने वाली है, उसको सुनना ध्यान से। देखो ये चाहे कितना भी छोटा नंबर बने और चाहे कितना बड़ा, लेकिन इसमें 50 जीरो पक्की है कि नहीं है? बट 10 की पावर 50 मतलब एक के आगे 50 जीरो तो लगानी है आपको। यहां पर ये 50C1 50 बना और 49 जीरो पक्की लगेंगे उसके आगे, लगेंगे नहीं लगेंगे? तो यहां तक ये इसके पहले 4 जीरो पक्की थी, इसके पहले तक 4 जीरो पक्की थी, लेकिन मुझे जो चाहिए वो नंबर वो चाहिए जिसमें 3 डिजिट बताने मुझे लास्ट के। तो जो 4 जीरो वाला है, 4 जीरो से लेके और 50 जीरो तक का जो नंबर है, ये कुछ भी बना हो, कुछ भी 4 जीरो तो पक्की है, ये लिख दी मैंने, है कि नहीं? इधर के का मतलब कुछ भी हो, के मतलब कुछ भी, लेकिन जो भी नंबर वो कुछ भी है उसके आगे 4 जीरो पक्की है, जब इन सबको आपने ऐड भी कर लिया होगा, क्योंकि सब में 4 5 से लेकर 50 जीरो तक अवेलेबल है। तो अगर यूनिट वाइज भी आपने वो कॉलम बना के भी ऐड किए होंगे तो 4 जीरो तो पक्की आ रखी है, बाकी 5वां डिजिट कुछ भी आए। एग्री है कि सब लोग? ठीक है। तो इसका मतलब कैलकुलेशन का कार्यक्रम तो शुरू यहीं से ही होता है, क्योंकि ये 4 जीरो तो 3 प्लेसेस में 1 2 3 3 प्लेसेस तो चाहिए मुझे, इनमें कोई रोल प्ले करने वाली है नहीं अब। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो टर्म्स हैं ये, इनका कोई रोल नहीं है उन 3 डिजिट्स में जो यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे आएंगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं आया? भाई देखो ये जितना भी बड़ा नंबर बनेगा ये कुछ तो बनेगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस नंबर में जो भी बनेगा ये कितने जीरो मिनिमम है, ये बता दो बस। अरे इसमें 4 जीरो है ना, यहाँ पर 10 की पावर 4 में, इसके पहले वाले नंबर में, उसके पहले में 5 जीरो है, उसके पहले में 6 जीरो है, उसके पहले में 7 जीरो है, यहाँ पर 50 जीरो है। तो जब उनको ऐड करोगे तो जो भी नंबर बनेगा 4 जीरो तो पक्की, या उन जीरो के साथ में कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना? क्लियर है कि नहीं सबको? पांडे जी क्लियर एकदम? ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा, 10th प्लेस का नंबर होगा और 100th प्लेस का नंबर होगा, उन पे इनका तो कोई इंपैक्ट आने वाला है नहीं। मतलब मुझे केवल इन 4 टर्म्स पे फोकस करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है बस। अब देखो 50C47 मतलब 50C3, तो अब मैं यहां से आगे लिख रहा हूं माइनस 50C43, तो 50 इंटू 49 इंटू 48 बाई 3 मतलब 6 हो गया, 3 फैक्टोरियल, इंटू 10 की पावर 3 एज इट इज रखा मैंने, सही है, प्लस 50C48, तो 50C2 भी लिख सकते हैं आप इसको, तो 50 इंटू 49 बाई 2 इंटू 100 माइनस 50C1 है 50 हो गया इंटू 10 और 50C50 इज 1, एनसीएन तो 1 होता है। अब देखो मजेदार बात,
6 से ये कट रहा है क्या, 8 बार कट रहा है। जो भी नंबर बना 3 जीरो तो ये और एक ये, 4 जीरो इसमें पक्की। तो मतलब इसमें भी यहां तक भी इसको भी क्लब किया जा सकता था। तो मतलब जो भी नंबर बना, मान लो K1 बना इनको भी जुगाड़ करके, लेकिन उसमें 4 जीरो पक्की हैं, यानी कि जो 3 डिजिट डिसाइड होंगे वो लास्ट के 3 टर्म्स ही होने वाले हैं अभी। ठीक है, फॉर द सेफर साइड हमने 4 डिजिट 4 प्लेस वो 4 नंबर्स पकड़ रखे थे, 4 टर्म्स पकड़ रखी थी। अब काटो इसको, देखो 2500 हो गया, ये 2500 इंटू 49 माइनस ये 500 हो गया और प्लस 1। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो ये कितना हो गया, 25 करो मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो रही एज इट इज, और 49 इंटू 25 करो, 25 नंबर 225 होता है, 22 25 चौके 100, यस यस 1225500, ठीक है, और माइनस 500 प्लस 1, तो मतलब कितना बच गया, 1220001, क्योंकि ये भी ऐड कर दिया फाइनली। तो देखो अब इन 3 टर्म्स की वैल्यू ये आ रही है, और आपने इसको जो इधर का आ रखा था इसके साथ ऐड करना है। तो जो भी नंबर बन रहा था वहां पर आके ये 001 यही ऐड होंगे ना, बाद के 3 डिजिट। तो यूनिट प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे, अगर इसके अगले प्लेस पे भी देखना होता तो 2 आता था, 4th प्लेस पे। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट जितने भी पूछे बता सकते हैं। नोट इट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जिसको हम शॉर्ट में एनजीटी लिखेंगे, एंड अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन शॉर्ट इसको एजीटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अगर a प्लस एक्स टू द पावर n में आपसे ये पूछा जाए कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब हो गया जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही हो। वो एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर 2 होंगी तो उन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आएंगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू की मतलब बात कर रहा है तो मतलब मोड़ लेके बात कर रहा है, अगर वो नेगेटिव में भी है तो पॉजिटिव में बोलना आपको आंसर। न्यूमेरिकली का मतलब ये हो गया। अलजेब्रिकली का मतलब होता है कि जो साइन उसका आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आपको वही बोलना है। अब आप देखोगे क्वेश्चंस में कि जब दो टर्म सेम आएंगी, हम बोलेंगे भाई T4 T5 दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, उन दोनों की वैल्यू भी इक्वल आएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव होगी। ठीक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की इक्वल हो गई, लेकिन जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो होगी अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट। समझे? जैसे T4 और T5, एक T4 की वैल्यू आगे मान लो 1500 और T5 की आई -1500, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम हुई ना, तो मतलब T4 एंड T5 दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, लेकिन अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म वो है जिसकी वैल्यू 1500 यानी कि T4। समझे नहीं समझे? जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी ना, तो अलजेब्रिकल जब टर्म यूज किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन के साथ में, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो साइन आ रहा है उस साइन के साथ आपको बोलना है। और न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि चाहे पॉजिटिव आ रहा हो चाहे नेगेटिव, आपको पॉजिटिव के साथ बोलना है। समझ गए? ये मीनिंग है। तो सबसे पहले ये जो a प्लस एक्स की पावर n है, इसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि लेट r प्लस वन टर्म, जैसे जनरली आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में देखा होगा कि हम nth टर्म मान लेते थे जो भी फाइंड करना होता था, यहां भी हम वैसे ही करेंगे कि लेट r प्लस वन टर्म, लेट r प्लस वन टर्म बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये हमने मान लिया कि ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने अड़ोसी पड़ोसी से बड़ी होगी वैल्यू इसकी, तो जो tr प्लस वन अपॉन tr होगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, एंड जो tr प्लस 2 अपॉन tr प्लस 1 होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि tr प्लस 1 जो है वही ग्रेटेस्ट टर्म है।
अच्छा, अगर यहां पर बोल दे कि r प्लस वन टर्म इज द न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म ओनली, मतलब एक ही है, तो फिर यहां इक्वल टू नहीं आता। ठीक, ये ध्यान रखना, ओनली अगर टर्म यूज किया गया क्वेश्चन में तो फिर आप स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेंगे, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन यहाँ पर लेंगे। और अगर ऐसा ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया है तो इसका मतलब दो के होने की संभावना भी है और वहां पर आप इक्वल टू रख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो हमारा तरीका रहेगा। अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि टी आर प्लस वन अपॉन टी आर की वैल्यू क्या होगी। तो टी आर प्लस वन तो आप लोगों ने रटा रखा है इसका, बिल्कुल क्या होता है टी आर प्लस वन, देखियो एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर, यही होता ना। तो टी आर क्या हो जाएगा बताइए, आर को आर माइनस वन से रिप्लेस कर दो, बस इतना ही तो करना है। तो क्या बना, एन सी आर माइनस वन इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर माइनस वन इंटू एक्स की पावर आर माइनस वन, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हो एन सी आर माइनस वन इंटू ए की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर माइनस वन प्लस वन, ए बन गया प्लस वन इंटू एक्स की पावर आर इंटू एक्स की पावर माइनस वन, लिख सकते हैं, लिख सकते। और मुझे जरूरत पड़ेगी टी आर प्लस वन अपॉन टी आर की, इसलिए मैं उसको यहां पर अलग से लिख के रखता हूं। तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर जो आएगा, देखो ध्यान से, टी आर प्लस वन को टी आर से डिवाइड करो तो क्या बन रहा है, टी आर प्लस वन न्यूमरेटर लिख रहा है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर, और ये है आपका एन सी आर माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस आर ए एक्स की पावर आर, और जो एक्स की पावर माइनस वन था इस एक्स को ऊपर ले लो। तो देखो एक तो ये कट गया और एक ये कट गया, एक्स की पावर आर। तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, याद करो एन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर इंटू एक्स बाई आर, ऐसे था। तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू, ये हो गया एन प्लस वन माइनस आर अपॉन आर इंटू, चूंकि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट बताना है, ये ए था सॉरी, इंटू एक्स बाई ए का मोड। तो हर सवाल में मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये याद रहना चाहिए आपको। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के हर सवाल में मुझे इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इक्वल टू एन प्लस वन माइनस आर अपॉन आर इंटू मोड ऑफ एक्स बाई ए। मोड इसलिए लिया क्योंकि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए हमें। आगे के समझ में आता है? तो एक बार इसको लिखो फटाफट, फिर इसके ऊपर सवाल देखो, बस थ्योरी में तो इतना ही है। नहीं ऐसा अगर हुई तो बताएगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कैसे लगेगा पता कि पहले ही लार्जेस्ट है। हाँ तो वो ऑटोमेटिक पहली टर्म होगी ही नहीं पहली बात तो। हाँ लेकिन बीच में मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 40 है और किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, बड़ी हो सकती है ना वैल्यू। भाई देखो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, लार्जेस्ट वैल्यू मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट की होती है, ठीक। तो मल्टीप्लाई होके बीच में ही कोई ना कोई टर्म मिलेगी, पहले और आखिर तो रेयर चांस है कि मिले आपको। अगर वो होगी तो दिख ही जाएगी, पहली बात तो एक्सप्रेशन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यही सबसे बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। पर ऐसा दिखना मतलब लगभग असंभव है, दिखता तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग ड्राइव कर लिए होंगे, अपने आप से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ इसको मिटा के, क्योंकि हर बार मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी। लिख लो फटाफट, लिखना चाहो तो लिखो, लिखो। ये तृप्ति पुत्री ने अभी तक लिखा नहीं है, स्पीड बढ़ा दे बेटा। कल की क्लास में हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। नहीं नहीं मल्टीनोमियल इसी में ही है। बाइनोमियल क्या, जब दो से ज्यादा रहे तब क्या होता है, तो मल्टीनोमियल में आ जाता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर एन,
x1 प्लस x2 प्लस अप टू xr की पावर n। हाँ गणेश जी तो खैर क्या है, वो तो रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं भाई। गणेश जी सर्वगुण संपन्न है। तो ये मिटा रहा भाई मैं, ठीक है। तो फाइनली जो है मेरे पास टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, ये आ गया n प्लस वन माइनस आर बाई आर इंटू मॉड ऑफ x बाई ए। बस ये बात दिमाग में सेट बिठा लो, अब हर सवाल इसी से होना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of, find numerically greatest term in the expansion of 1 plus 4x whole to the power 8, 1 plus 4x whole to the power 8 at x equal to 1 by 3, at x equal to 1 by 3। इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। तो ध्यान देंगे बिल्कुल वैसे ही, लेट आर प्लस वन टर्म विद न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एग्री। और दूसरी बात, टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन विल बी लेस देन और इक्वल टू वन। और मजेदार बात यह कि इसमें भी दो अलग अलग कैलकुलेशन नहीं हुआ करेंगी, एक पहले क्वेश्चन में मैं दोनों में करूंगा कैलकुलेशन, लेकिन एक की कैलकुलेशन दूसरे का हेल्प कर देगी, जो कि तू डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी। वो भी कैसे होगा ध्यान से देखना। तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर क्या है, एन प्लस वन माइनस आर। देखो एन का काम कौन कर रहा है, 8, तो 8 प्लस वन माइनस आर अपॉन आर इंटू मॉड एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है 4x, मॉड एक्स अपॉन ए का काम कौन कर रहा है 1, ए प्लस एक्स की पावर है ना, एन प्लस वन माइनस आर, वो प्रूफ किया मैंने सामने, वही फॉर्मूले में मैंने केवल वैल्यू रखी है, फिर अलग क्या किया है इसमें। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा इसमें पूछा गया था x इक्वल टू 1/3 पर, तो x की जगह 1/3 डाल देंगे यहाँ पर। मतलब मेरा टारगेट r फाइंड करने का है, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अगर r की वैल्यू 4 आती है तो 5वीं टर्म है, 5 आती है तो 6ठी टर्म है कि नहीं। तो देखो 9 माइनस आर बाई आर और इंटू 4/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोलो सब लोग एग्री कि नहीं। अच्छा यहां से कितना आया देखियो, 36 माइनस 4r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3r, so 7r is less than or equal to 36, so r is less than equal to 36/7। उम्मीद है यहां तक किसी को 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, यह है बोलो। अभी देखो इसकी कैलकुलेशन में करूंगा पूरी हालांकि, लेकिन होना क्या है, इसमें और इसमें एक्सप्रेशन में r की जगह r प्लस वन रिप्लेस कर दिया गया है, और इनइक्वालिटी यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू थी तो लेस देन इक्वल टू आया। मतलब यहां भी आप r को r प्लस वन से रिप्लेस कर दो और इनइक्वालिटी को उल्टा कर दो, तो r प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 36/7, यानी कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 29/7। तो आंसर तो यही आने वाला है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, r को r प्लस वन से रिप्लेस किया गया यहाँ पर, बस इतना अंतर है, और इनइक्वालिटी चेंज की गई है। तो जब इस स्थिति में r लेस देन इक्वल टू 36/7 आया है, तो इसमें आने वाला है r प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 36/7। आएगा कि नहीं आएगा,
तो देखो वही आएगा। पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी पहले पहले क्वेश्चन में केवल पूरा तरीके से करेंगे। देखो टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन, यानी कि जहां जहां भी आ रहा है वहां से उस फॉर्मूले में आर प्लस वन लेना है आपको। तो क्या बनेगा, एन प्लस वन यानी कि 8 प्लस वन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। बोलो समझे कि नहीं समझे भाई? ये टी आर प्लस वन अपॉन टी आर में आर था, तो टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन में आर का काम आर प्लस वन करेगा ना, इनटू फॉर्मूला लगा के बताऊंगे सोल्व करके पूरा। जैसे ये डिराइव कहते हैं डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इनटू मोड ऑफ 4x, तो मतलब ये हो गया 4/3, क्योंकि x के लिए तो 1/3 है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो बेटा यहां पर बच रहा 9 माइनस आर इंटू 4 इज लेस देन इक्वल टू 3r प्लस 3। ऐसे ही हो गया ना इधर जाके, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 36 माइनस 4r इज लेस देन इक्वल टू 3r प्लस 3। तो 7r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। गलत कर दिया, ओके 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 ओके, हाँ यस यस यस, सॉरी, वही सोचो गड़बड़ कैसे हो गया भाई। 32 हो गया, फिर 32, तो कितना बच गया 29। तो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 29/7। देखो यही आ रहा है कि नहीं? और वही मैं आपको यहां बोला था कि r को r प्लस वन से रिप्लेस कर दो और इनइक्वालिटी को उल्टा कर दो, तो सेम ही आने वाला है। देखो r को r प्लस वन से रिप्लेस करो और इनइक्वालिटी उल्टी कर दो, सेम आएगा। ठीक, तो अब आगे से ऐसे ही करा करेंगे। तो अगर हम इन दोनों से निष्कर्ष निकालें तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखियो r की जो वैल्यू है वो 29/7 से 36/7 के बीच में लाई करती है, 36/7 के बीच में लाई करती है। मतलब ये हो गया आपका 4 पॉइंट से ज्यादा, 4 पॉइंट समथिंग है और ये 5 पॉइंट समथिंग है। तो r की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या है इन दोनों के बीच में, 5। 4 कैसे हुई, ये 4 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ और ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 ही है ना बीच में जो एकमात्र वैल्यू है r की। तो r इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ टी आर प्लस वन दैट इज T5 प्लस वन मतलब T6 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सिक्स्थ टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, और आप चाहो तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। T6 इक्वल टू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, T5 प्लस वन लिख लिया तो 8C5 और 4x की पावर 5। 1 प्लस एक्स की पावर n में NCR x की पावर आ रही होता है, तो x का काम यहाँ 4x कर रहा है। अच्छा, x की वैल्यू क्या लेनी है हमने, 1/3, तो 8C5 को आप 8C3 भी लिख सकते हो और इंटू 4/3 की पावर 5। ये इसका आंसर हो गया अगर वैल्यू निकालनी रही तो सिक्स्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और उसकी वैल्यू ये होगी। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। 3 तो नहीं आएंगी, 2 आएंगी, तो मान लो r की वैल्यू 3 और 4 आ गई, तो फिर T4 एंड T5 विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बट देयर वैल्यूज विल बी सेम, उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। आएंगे अभी सवाल ऐसे, शायद नेक्स्ट ही आ जाए। यस, नेक्स्ट ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। थ्री माइनस 2x होल टू द पावर 9, 3 माइनस 2x होल टू द पावर 9 एट x इक्वल टू 1। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x होल टू द पावर 9 एट x इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे।
कि लेट आर प्लस वन टर्म बी द न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, और यही लिखेंगे सेम जो लिखना है अभी। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कोई सा पार्ट भी नहीं किया। हाँ भाई जयवीर थोड़ा स्पीड से देखो, एक तरफ का मिटाया मैंने अभी। अभी ध्यान देना, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और टी आर प्लस वन अपॉन टी आर का तो फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा है। क्या यूज करो, एन प्लस वन, एन का काम कौन कर रहा है 9 प्लस वन माइनस आर अपॉन आर इंटू मॉड ऑफ एक्स बाई ए, तो माइनस 2x, एक्स का काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ए का काम 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। x की वैल्यू 1 लेनी है तो वो ले लेंगे अभी। तो देखो ये होगा 10 माइनस आर इंटू 2, क्योंकि x के 1 डाल दिया, और माइनस 2/3 का मोड तो 2/3 हो गया, अपॉन 3r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3r हुआ। समझ गए, मोड इसलिए तो ले रखा है। अच्छा ये कितना बना देखियो, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5r, क्योंकि माइनस 2 इधर जाके ऐड हो गया, तो r के लिए देखो क्या आ रही है यहां से, r इज लेस देन इक्वल टू 4। और जब हम ये यूज करेंगे, जब ये यूज करेंगे तो अभी डायरेक्ट यूज करेंगे भाई, ठीक। तो यहां पर r लेस देन इक्वल टू 4 आया, और इसमें r में r प्लस 1 का अंतर होता है, इनइक्वालिटी उल्टी होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ r लेस देन इक्वल टू 4 आया, तो इसमें r प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 5 कैसे हो गया पांडे जी, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 3 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है क्या बात, बोलो। अब यहां पर r की दो वैल्यू आ रही है, तो r इक्वल टू जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है वो 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। इसका मतलब t3 प्लस 1 एंड t4 प्लस 1, क्योंकि tr प्लस 1 जो थी ना r प्लस 1 टर्म वो थी न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, तो t3 प्लस 1 एंड t4 प्लस 1 दैट इज t4 एंड t5 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल न्यूमेरिकली, बोथ आर इक्वल न्यूमेरिकली, ठीक है। अब देखो, अब हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, t4 की भी और t5 की भी। ध्यान देना, देखो इसका जो tr प्लस 1 है वो क्या बनेगा, tr प्लस 1 इक्वल टू -1 की पावर r इंटू 9cr 3 की पावर 9 माइनस r और 2x की पावर r, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। a माइनस एक्स की पावर n का जो जनरल टर्म होता है -1 की पावर r ncr a की पावर n माइनस r x की पावर r, यही होता है ना। ओके, अब आप t3 प्लस 1 निकालो, कितना आया देखो, -1 की पावर 3 9c3 3 की पावर 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको लेनी है 1, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 तो माइनस में आया, 9c3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3, चलो ऐसे ही रख लेते हैं। ये t4 आ गया है, और आप देख सकते हो कि जो फोर्थ टर्म है ये नेगेटिव आई है, आई है कि नहीं। अब आप t5 निकालो, t5 मतलब t5 का मतलब होगा t4 प्लस 1, r की जगह 4 डाल दो, -1 की पावर 4 इंटू 9c4 इंटू 3 की पावर 9 माइनस 4 इज 5 और 2 की पावर 4, ऐसे बनेगा कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। -1 की पावर 4 1 हो गया, तो t5 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, देखियो 9c4 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, और मैंने आपको ये बोला था कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी, लिख भी रखा है, बोला ही क्या है, लिखा है। तो इसका हमें सोल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालो क्या आ रही है,
9c3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3। वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। और मजेदार बात देखो, इसमें एक वैल्यू नेगेटिव आई और एक पॉजिटिव आई, न्यूमेरिकली सेम आएगी दोनों की, मतलब दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हैं। लेकिन अगर एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट पूछा तो मतलब T5, यानी कि फिफ्थ टर्म इज एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आई बात समझ में? वैल्यू निकालो, दोनों की सेम आने वाली है, करके देखो, पूरा करो। है? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग, ऐसा बोल रहे महेश बाबू। चेक कर लो, बैठो नहीं आराम से, वैल्यू निकालो इसकी, दोनों की सेम आएगी। देख दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 माइनस 5x टू द पावर 11 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताइए एट x इक्वल टू 1/5 पर। ठीक है, तो अब तो आप लोग मुझसे पहले ये कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत आसानी से, तो आप लोग ये ट्राई करो और मैं इसका सीधा आंसर बता दूंगा। फिर बताओ कौन कौन सी टर्म आई है। यस यस, करेक्ट है, मतलब तुम लोग सीख गए हो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म पता करना, राइट। तो इसमें जो है T3 एंड T4 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये आंसर आएगा। T3 एंड T4 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, चलिए एक सवाल और करिए। ये अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। ओके, आर की वैल्यू 2 आती है और 3 आती है। यस, तो 2 से 3 हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। चलो देखो कौन बताता है इस बार। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन √3 into 1 plus 1 by √3 whole to the power 20. Find numerically greatest term in the expansion of √3 into 1 plus 1 upon √3 की पावर 20। ठीक, अब इसमें तो x भी नहीं दिया, सब जो दिया है सब ओके है, मतलब ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी, लेकिन प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में चेंज नहीं आया। देखो फिर से वही लेके चलेंगे, टी आर, हाँ बोलो, करो करो भाई करो। ट्राई करो फटाफट, स्पीड से करो कैलकुलेशनर, बातें नहीं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं अंदर मल्टीप्लाई करने की, उसके बिना ही चल जाएगा काम। कुछ नहीं करेंगे, एक्स बाई ए जो है, मतलब एक्स तो 1/√3 और ए 1 है, तो 1/√3 हो गया। अरे हर बार आप एक्स की वैल्यू डालनी पड़ती थी आपको, हर सवाल में इसमें बने बनाए दे दिए, इससे बड़े खुशी की बात क्या है यार। देखो चलो मैं लिखता हूं इसको, एक टर्म को n+1, अभी लिखना ही पड़ता, 20+1 माइनस आर बाई आर, ठीक है, इंटू मॉड एक्स बाई ए। देखो एक्स का काम कौन कर रहा है, 1/√3, उसको 1 से डिवाइड किया तो 1/√3 रहा ना, तो 1/√3। अब जो है सो वही रहेगा, इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर किसी के मन में बात चल रही है, जैसे महेश बाबू ने पूछा कि इस √3 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, भाई जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो हर टर्म में √3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी उसमें भी √3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस यहाँ तो √3 लिखा हो, चाहे 2√3 लिखा हो, चाहे 1,00,000 √3 लिखा हो, तो हर टर्म के साथ है। तो ये तो खाली बस ऐसे इस क्वेश्चन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए कर दिया, और कोई बात नहीं है, बाकी इसमें जो आएगा वही आएगा, समझे, क्योंकि √3 तो हर टर्म के साथ है। ओके, तो ये हो गया 19 माइनस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3r। अरे यार सही बात है, 21 माइनस आर। ओके, तो 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3 + 1 इंटू आर।
इसका मतलब ये हुआ कि r इज लेस देन और इक्वल टू 21/√3 + 1। अब हमें इसका आइडिया लगाना है कि ये लगभग कितनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो देखो 21, इसमें क्या किया मैंने, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 3 - 1 बन जाएगा। तो 21 इंटू, देखो √3 होता है 1.732, तो 73 लिख लिया, -1/2, तो 21 इंटू 0.73/2 करिए मल्टीप्लाई, एक बार कितना आ रहा है देखियो, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो 15 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या, बाई 2 करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, चेक कर लो 7 पॉइंट समथिंग। हाँ तो मतलब 7.15 के आसपास ऐसा कुछ आ रही वैल्यू, 7.15 7.20 लाइक ऐसी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से कि r इज लेस देन इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, बट आ गया मेरे पास ये। और जब इसको लिखते हैं तो r को r+1 से रिप्लेस कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो जब r को r+, सिमिलरली यहां से क्या मिलेगा मुझे, r+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग। अगर हम इसमें और इसमें देखें तो हम यहां बोल रहे हैं कि 6 पॉइंट समथिंग लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब r इक्वल टू 7। तो r इक्वल टू 7 मतलब 8th टर्म विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बोलो समझे नहीं समझे, 8th टर्म विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आज के लेक्चर में तो टफ नहीं लग रहा ना बाइनोमियल, तो इतना ही आसान नहीं है, इससे आगे तो मजे ही है फिर इसमें। लिखिए, इफ द फोर्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अभी देखो, अभी तक हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड कर रहे थे, अब हमें बताएगा वो कि भाई ये टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो x की या n की ऐसी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, इफ द फोर्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म लिखो, if the fourth term is the numerically greatest term in 2 plus 3x/5 whole to the power 10. If fourth term is the numerically greatest term in 2 plus 3x/5 to the power 10, then find x. फोर्थ टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है इसमें, तो x की वैल्यू बताओ, ये है सवाल। देखो ध्यान से, इसने ये नहीं बोला कि ओनली फोर्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब यहां भी इक्वलिटी की संभावना है। इसने बोला फोर्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो मतलब तीसरी या पांचवी भी हो सकती है साथ में। अगर ये बोल देता कि ओनली फोर्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो फिर हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेते थे या स्ट्रिक्टली लेस देन। ओके, तो यहां भी इक्वलिटी की संभावना है, तो तरीका सेम ही है, तरीके में कोई अंतर नहीं। देखो हाँ, यस, थर्ड या फिफ्थ हो सकती है, तो वो अलजेब्रिकली होगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर हो सकती है ना। हाँ, तो ये गलत है आंसर, दोनों भी गलत है। ध्यान दो, इतना आसान नहीं है, थोड़ा समझो ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं। मतलब तुम लोगों ने तरीका तो लगा लिया, लेकिन वो बाद में जो है ना, जो जरूरी था वो काम गड़बड़ कर दिया है। देखो क्या गड़बड़ किया, देखना। अभी आपको n दिया है और फोर्थ टर्म का मतलब हो गया कि r की वैल्यू 3 है, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। देखो ध्यान से, n+1, सुन लो, पहले हमने लिखा tr+1 अपॉन tr इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वही रहेगा सेम, और tr+2 अपॉन tr+1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या था,
n प्लस 1 माइनस आर, सामने ही लिखा है अभी तो, n मतलब 10 प्लस 1 माइनस 3, क्योंकि आर की वैल्यू 3 है, अपॉन 3 इंटू मोड x, 3x बाई 5 मतलब बाई 10, क्योंकि 3x बाई a, तो इसको 3x बाई 5 को 2 से डिवाइड करो, 3x बाई 10 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? 11 माइनस 3 मतलब 8, 8 बाई 3 इंटू 3 बाई 10 इंटू मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 3 से 3 कट गया, तो यहां से मेरे पास आया कि जो मोड x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/4 है। ये एक रिलेशन आया, एक रिलेशन। अब यहां से देखो, इसको भी तो सोल्व करना पड़ेगा। टी आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 1, बस अंतर इतना रहता है कि जहां भी आ रहा है वहां आर प्लस 1 लेना है आपको, इतना ही अंतर है ना। तो n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 माइनस आर प्लस 1, आर कितना है 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, फॉर्मूले में केवल आर की जगह आर प्लस 1 लेना है, इनटू मोड एक्स बाई ए रहेगा ही रहेगा, तो मोड एक्स बाई ए किया तो आपने 3x बाई 10 लिया, और ये लेस देन और इक्वल टू 1 है। बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? तो 7/4 इंटू 3/10 इज लेस इंटू मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40/21, ये सेकंड आ गया। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें तो आपके सामने ये कुछ ऐसा आ रहा है, 5/4 इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40/21। और बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो मॉडुलस में ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, ठीक है। प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कहीं a, यहीं लिख देता हूं, चलो प्रॉपर्टी फिर इसका आंसर लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा है a लेस देन इक्वल टू मोड एक्स लेस देन इक्वल टू b, या a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -b टू -a यूनियन a टू b। ठीक है, ये था फॉर्मूला इसका, ऐसा ही बन गया ये। तो अभी क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -40 से 21, -40/21 से -5/4 यूनियन 5/4 से 40/21। ठीक है, तो ये आपके सवाल का फाइनल आंसर आया समझ में। अब देखो पहले सवालों में हमने 3-4 में ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड की, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब एक सवाल है जिसमें n फाइंड करना पड़े, वो भी करते हैं। चलो लिखो, एक बार नोट कर लो। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली 9th टर्म, ओनली, इस बार देखो ओनली टर्म यूज किया है, ओनली इक्वल टू नहीं लगेगा इस बार, ओनली 9th टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड n। इसका मतलब ये हो गया, इस बार जब हम tr प्लस 1 अपॉन tr कर रहे थे और हम बोले थे कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, वो इक्वल टू नहीं होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा इस बार। एंड tr प्लस 2 अपॉन tr प्लस 1 विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टर्म। क्लियर है? तो tr प्लस 1 लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला तरीका तो सेम ही है, कुछ नया तो होना नहीं है। n तो n ही है, वही चाहिए हमें n। अच्छा 9th टर्म बोला है, तो इसका मतलब r कितना हो गया 8, तो n प्लस 1 माइनस 8 अपॉन 8 इनटू मोड x बाई a। देखो x का x बाई 5/2/5 मतलब x बाई 2 हो गया, मतलब a प्लस एक्स लिखते थे ना हम जनरली,
तो a मतलब कांस्टेंट टर्म पकड़े थे, x वाला x पकड़ते थे, तो 2/5 प्लस x/5 ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसको। तो x वाली टर्म x वाली ही पकड़ी हमने अभी भी, नहीं समझे क्या? अरे a प्लस एक्स की पावर n, a मतलब x से इंडिपेंडेंट टर्म, तो a मतलब 2/5 और x मतलब x/5, तो फॉर्मूले में क्या है x/a, ठीक। तो x/2, क्योंकि बाई वाला 5 जो है कट गया, और ग्रेटर देन 1, बस और तो कुछ नहीं करना। तो x की जगह 1 यूज करना है, तो यहां से कितना आ गया, n-7 इज ग्रेटर देन, कितना हो गया, तो n इज ग्रेटर देन 23, n इज ग्रेटर देन 23, क्लियर है क्या? और इसमें कितना आएगा देखिए यहां से, x/5 प्लस 2/5 लिया है ना, कहां पर, x/a करना है, तो x/5 को 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही कटेगा ना, तो बराबर है, x की वैल्यू तो 1 ही है, यस। नहीं लेकिन एक बात है, जिस जिस सीक्वेंस में दिया है ना, अपने को उस सीक्वेंस वही रखनी पड़ेगी, 2/x आएगा, दिस अपॉन दिस करते ना हर बार, सीक्वेंस वही रखनी पड़ेगी जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया है। नहीं नहीं फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ना, मैं बताऊंगा फर्क क्यों पड़ सकता है इसमें। जिस सीक्वेंस में दिया है उसके हिसाब से न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म नोवी टर्म है, अगर हमने उन दोनों को बदल दिया तो टर्म उल्टी आ गई ना, तो हमें क्या पता उधर से कौन सी न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट है, जिस सीक्वेंस में दिया वही रखनी पड़ेगी आपको। तो 2/x, ओके, तो n-7/2 मतलब बाई 4 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n इज ग्रेटर देन 11 आ गया यहां से, n इज ग्रेटर देन 11। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या करना होता है, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, r कितना 8, तो 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ 2/x इज लेस देन 1, बात नहीं करो यार, x इक्वल टू 1 डाल दिया, x इक्वल टू 1, तो n-8/9 इंटू 2, मतलब ठीक है ना, इंटू 2 इज लेस देन 1, so 2n-16 is less than 9, so n is less than 69, 25, 25/2 मतलब 12.5। तो अगर हम इसे और इसे देखें ध्यान से, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 11 is less than n is less than 12.5, so n equal to 12, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। देखो फॉर्मूला जो है वो a प्लस एक्स की पावर n है, यानी कि उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पहला टर्म है वो a पकड़ा गया है और जो दूसरा है वो x पकड़ा गया है, समझ गया? ऐसा नहीं है कि x मतलब x, पहली टर्म और दूसरी टर्म से मतलब है, ठीक है। तो बस इतना ही करना था। इसमें एक सवाल मैं आप लोगों को और दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क क्वेश्चन 2 - 3x होल टू द पावर 9 में आपको न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है एट x इक्वल टू 3/2, एट x इक्वल टू 3/2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसमें बताएंगे आप, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7th टर्म, T7 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एनजीटी और एजीटी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप लोग क्या करो, कल तक ए और बी सेक्शन मन लगा के सोल्व कर डालो, कल की क्लास में केवल और केवल डिस्कशन है, उसके बाद ही बाइनोमियल में आगे की कहानी शुरू होगी जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा। सी सेक्शन के ऑनवर्ड आपका जो सीरीज वाली प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।